मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं बीएससी एसजी ऑनर्स पार्ट सेकंड, स्टेट 211, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड इट्स एप्लीकेशन का दूसरा चैप्टर बिंदु रेखीय प्रदर्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी घटना का सांख्यिकीय विवेचन करने के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों का संकलन किया जाता है। आंकड़ों का संकलन दो प्रकार से कर सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी डाटा कहते हैं, और सेकेंडरी आंकड़े, जिसको माध्यमिक आंकड़े कहते हैं। आंकड़े एकत्रित करने के बाद में अगला कदम वर्गीकरण होता है, जिसमें अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं, जिसमें समानता व समीपता के आधार पर आंकड़ों को, संख्याओं को पास पास रखते हैं। वर्गीकरण करने के बाद में हम प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का तरीका सारणी के रूप में, ग्राफ बनाकर, वक्र बनाकर या चित्र बनाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित रखने का कार्य सारणियन में करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा या चित्र बनाकर हम कर सकते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर स्टेट में बिंदु रेखीय प्रदर्शन के बारे में दिया हुआ है। आज मैं आपको जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, संख्याएं अपन एकत्रित करते हैं। इन संख्याओं को स्थान के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, समय के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, और बारंबारता बंटन के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हम स्थान के आधार पर संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं, ये संख्याएं अगर आपस में स्वतंत्र है, तो सबसे अच्छा तरीका चित्र बनाकर हम उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। यह डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाता है। हमारे कोर्स में बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। ठीक उसी प्रकार से यदि संख्याओं को समय के अनुसार क्रमबद्ध जमा देते हैं, यह टाइम सीरीज इंग्लिश में कहलाती है, और आवृत्ति बंटन के रूप में मूल्य या वर्गों को आवृत्ति बंटन के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। यह प्रदर्शन जिसमें समय के अनुसार व्यवस्थित करते हैं या मूल्य या वर्गों के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, इन दोनों को प्रभावशाली व आकर्षण ढंग से प्रदर्शित करने का या प्रेजेंटेशन का तरीका वह बिंदु रेखीय प्रदर्शन है। सर्वप्रथम बिंदु रेखीय प्रदर्शन की उपयोगिता और लाभ की बात करेंगे। देखिए, बिंदु रेखीय प्रदर्शन रेखापत्र, जिससे आप सब परिचित हैं, जिसको ग्राफ पेपर कहते हैं, आपने देख रखा है। इस ग्राफ पेपर पर पूर्व निश्चित मापदंड के अनुसार प्रांकित विभिन्न बिंदुओं को आपस में मिलाने से बनी रेखाओं व वक्रों के रूप में दर्शाया जाता है। इन रेखाओं और वक्रों के घुमाव या उतार चढ़ाव का मानव मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा व स्थायी प्रभाव पड़ता है। बॉडिंगटन ने कहा था कि रेखा का घुमाव मस्तिष्क को प्रभावित करने में सारणीकृत विवरण की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। वह उतनी शीघ्रता से यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, जितनी शीघ्रता से यह कार्य हमारी आँख करने में समर्थ है। देखिए, यह बात कही गई है कि यदि सारणी के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसको अगर समझना पड़ता है, तो मस्तिष्क का ज़्यादा
उपयोग करना पड़ेगा और याददाश्त भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। यदि यही प्रदर्शन बिंदु रेखीय प्रदर्शन है जिसमें आँख के द्वारा आंकड़ों के उतार चढ़ाव को अपन देख सकते हैं, यह लंबे समय तक इसकी छाया अपने मस्तिष्क में अंकित रहेगी। इसीलिए सारणियन से ज़्यादा प्रभावशाली तरीका बिंदु रेखीय प्रदर्शन माना गया है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन समंकों को प्रस्तुत करने का आकर्षक एवं प्रभावशाली साधन है। इसमें एक ही दृष्टि से समंकों का अर्थ समझने और उनकी तुलना करने में सहायता मिलती है। इसमें श्रम व समय की बचत होती है। इन सामान्य लाभों के अतिरिक्त बिंदु रेखीय प्रदर्शन के निम्न विशेष लाभ है। पहला, काल श्रेणी व आवृत्ति बंटन का प्रदर्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि समय के अनुसार यदि व्यवस्थित है तो यह काल श्रेणी या टाइम सीरीज कहलाती है, और मूल्य और वर्गों के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, यह रूप आवृत्ति बंटन का कहलाता है। तो दोनों के लिए, काल श्रेणी व आवृत्ति बंटन के प्रदर्शन के लिए बिंदु रेखीय प्रदर्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, विशेष प्रकार के आवृत्ति चित्रों की सहायता से आवृत्ति श्रेणी के बहुलक, माध्यिका तथा विभाजन मूल्यों का निर्धारण किया जा सकता है। हम बिंदु रेखीय पद्धति के द्वारा बहुलक का निर्धारण भी कर सकते हैं, माध्यिका के निर्धारण भी कर सकते हैं, और पार्टीशन वैल्यूज जिसको अपन विभाजन मूल्यों का है वह निर्धारण अपन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, आंतरगणन, अंग्रेजी में इसको इंटरपोलेशन कहते हैं, बाह्यगणन को एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। वह पूर्वानुमान लगाना संभव है। यदि बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा अपन किन्हीं आंकड़ों को दर्शाते हैं, उन आंकड़ों की सहायता से हम जो सूचना इनके मध्य में स्थित है उनका आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, और जो इसके बाहर है उनके बारे में भी अपन अनुमान लगा सकते हैं आसानी से। चौथा नंबर, देखिए, सहसंबंध व प्रतिगमन का यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। विविध मापों वाले, यदि अनेक मापों वाले समंक है और उनकी आपस में तुलना करनी है तो हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा इनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन की सीमाएं, लिमिटेशंस, बहुत सी जगह बिंदु रेखीय प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं करता है। उसके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। पहला, रेखा चित्रों से समंकों की शुद्धता का आभास नहीं हो पाता है जो सारणीकृत समंकों में होता है। शुद्धता की यदि हम बात करेंगे तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन में यह इसका पूर्णतया अभाव रहता है। दूसरा, रेखा चित्र लगभग मूल्यों का प्रदर्शन करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मूल्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। तीसरा, वक्रों से समंकों के उतार चढ़ाव का प्रदर्शन मात्र होता है, अतः वक्रों को वास्तविक मूल्यों के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, वास्तविक मूल्यों के अनुसार केवल आंकड़ों में उतार चढ़ाव चाहे समय के हिसाब से हो, चाहे किसी समूह में मूल्य और वर्गों के अनुसार आवृत्ति का वितरण किस प्रकार से हो, केवल यह पता चलता है। इसमें शुद्धता का अभाव रहता है। चौथा, सारणियन से बिंदु रेखीय प्रदर्शन में ज़्यादा समय लगता है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन करने में या ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में टाइम लगेगा आपको। पांचवा, रेखा चित्र के मानदंडों में थोड़ा परिवर्तन करके वक्रों के उच्चावचन मतलब फ्लक्चुएशन में अंतर किया जा सकता है, अतः इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। हम बिंदु रेखीय प्रदर्शन के अनुसार, मतलब के अनुसार उनमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं और जो चाहते हैं उसके अनुसार निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं या बता सकते हैं, उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। छठा, रेखा चित्रों को समझना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता है। यह बात अब मैंने आपको बिंदु रेखीय प्रदर्शन की सीमाओं की है। अब बिंदु रेखीय रेखा चित्रों की रचना करना है, मतलब ग्राफ पेपर पर यदि प्लॉट करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी बात अपन करते हैं। देखिए, सामान्यतया बिंदु रेखीय पत्र पर प्रांकित किए जाने वाले बिंदुओं को आपस में मिला देने से ही रेखा चित्र की रचना होती है। रेखा चित्र बनाने के लिए पहले एक उपयुक्त कटान बिंदु, इस बिंदु
इस बिंदु को मूल बिंदु मान लिया जाता है। इस बिंदु पर समकोण बनाती हुई दो रेखाएं खींच ली जाती है। बाएं से दाएं खींची जाने वाली क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन को भुजाक्ष कहते हैं या एक्स अक्ष कहते हैं, तथा ऊपर से नीचे वाली उदग्र रेखा वर्टिकल लाइन को कोटि अक्ष या वाई अक्ष कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण बिंदु रेखीय पत्र 4 भागों में बंट जाता है, जिन्हें चरण इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। बिंदु रेखीय पत्र पर किसी एक बिंदु को प्रांकित करने के लिए 2 मूल्यों की आवश्यकता होती है। एक मूल्य स्वतंत्र चर मूल्य कहलाता है, जैसे समय, मध्य बिंदु या वर्ग सीमाओं को भुजाक्ष के आधार पर, और आश्रित चर मूल्य जैसे समय से संबंधित मूल्यों या आवृत्ति को कोटि अक्ष के आधार पर दिखाया जाता है। प्रांकित किए जाने वाले मूल्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। मान लो 4 बिंदु है P, Q, R, S और X और Y मूल्य निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। इनको ग्राफ पेपर पर प्रांकित कैसे कर सकते हैं या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इनका कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला बिंदु P जहाँ X +4 है और Y +4 है। इसका मतलब प्रथम चरण में इनका प्रदर्शन होगा। देखिए, भुजाक्ष पर जहाँ पर +4 है और Y मूल्य +3 है, Y पर कोटि अक्ष पर जहाँ 3 माप आया है, इन दोनों को मिलाने वाला कॉमन बिंदु P प्रदर्शित कर सकते हैं। यह प्रथम चरण में होगा क्योंकि दोनों धनात्मक है। दूसरा Q जहाँ पर X मूल्य धनात्मक है +3, लेकिन Y -2 है कोटि पर, तो कोटि पर -2 और भुजाक्ष पर +3 जो Q बिंदु जो चौथे चरण में होगा उसको आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। R बिंदु दोनों यहाँ पर ऋणात्मक है। यह चाहे X भुजाक्ष की बात हो और चाहे Y कोटि अक्ष की बात हो, यह तीसरे चरण में यहाँ पर दोनों -1 और -3 मिल रहे हैं, यह बिंदु R बिंदु होगा। और चौथा बिंदु S जहाँ पर X -2 है और Y +3 है, तो कोटि अक्ष पर +3 और भुजाक्ष -2 पर जो कॉमन बिंदु है इसको अपन S कहेंगे। इस प्रकार से यदि 4 बिंदु ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने हो या प्रांकित करने हो इन चारों बिंदुओं को, तो इस प्रकार से अपन आसानी से कर सकते हैं। रेखा चित्र बनाने के क्या नियम है और क्या क्या मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, अब अपन इसकी बात करते हैं। पहला, शीर्षक। सबसे पहले आप जो प्रदर्शित कर रहे हैं ग्राफ पेपर पर, वह किसको दर्शा रहा है इसकी सूचना होनी चाहिए। वह ग्राफ पेपर के नीचे आपको लिखना चाहिए शीर्षक। रेखा चित्र का एक उपयुक्त एवं पूर्ण शीर्षक होना चाहिए, जिससे उसे देखते ही उसकी विषय वस्तु का आभास हो जाए। दूसरा, प्रदर्शन व्यवस्था। स्वतंत्र चर मूल्य जैसे समय, आकार, माध्य बिंदु, वर्ग सीमाएं आदि को क्षैतिज पैमाने पर तथा आश्रित चर मूल्य जैसे समय से संबंधित समंक और आवृत्तियों आदि को उदग्र पैमाने पर प्रदर्शित करने चाहिए, परंतु दोनों चरों का एक ही पैमाना हो यह आवश्यक नहीं है। तीसरा, अक्षों का अनुपात। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यथासंभव भुजाक्ष की लंबाई कोटि अक्ष की लंबाई से लगभग 1.5 गुना हो। चौथा, मापदंड का चुनाव, पैमाने का चुनाव। जिस माप के द्वारा समंक प्रांकित किए जाते हैं उसके उचित चुनाव के लिए नियम निर्धारित करना कठिन है।
क्षैतिज और उदग्र मापों के बीच के अनुपात मात्र पर विचार करना आवश्यक होता है। सामान्यतः बिंदु रेखीय पत्र के आकार तथा समंकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही मापदंड का चुनाव करना चाहिए। रेखा चित्र बिंदु रेखीय पत्र के लगभग मध्य में होना चाहिए, जिससे यह आकर्षक व सुंदर लगे। मापदंड प्रदर्शित करने वाले अंकों को स्पष्ट रूप से भुजाक्ष के नीचे तथा कोटि अक्ष के बाईं ओर दिखा देना चाहिए। रेखा चित्र के ऊपर की ओर किसी विशिष्ट स्थान पर मापदंड का विवरण भी दिया जाना आवश्यक है, जिससे उसे समझने में कोई कठिनाई न हो। 5वां, कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग। उदग्र पैमाना 0 से प्रारंभ होना चाहिए, परंतु यदि आश्रित चर मूल्य अधिक आकार के हैं तो मूल बिंदु से कुछ ऊपर किसी अन्य संख्या से पैमाना प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग किया जाता है। 6, अनुपात माप श्रेणी का प्रयोग। आनुपातिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए अनुपात या लघुगणक माप श्रेणी का प्रयोग करना चाहिए। 7वां, समंक सारणियों का प्रयोग। रेखा चित्र के साथ साथ यदि समंकों की सारणी भी दे दी जाती है तो इससे विस्तृत अध्ययन व वक्रों की शुद्धता की जांच आसानी से हो जाती है। 8वां, रेखा खींचना। बिंदु रेखीय पत्र पर प्रांकित बिंदुओं को सावधानी व सही ढंग से मिलाना चाहिए। 9वां, विभिन्न प्रकार की रेखाएं। यदि रेखाएं चित्र में एक से अधिक वक्रों का प्रदर्शन करना हो तो विभिन्न रेखाएं खींचनी चाहिए, जिसको अलग अलग ढंग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिससे इनका अंतर देखते ही आप आसानी से पता कर सकते हैं। किसी को डॉट लाइन के रूप में, किसी को गहरी लाइन के रूप में आदि। 10वां, संकेत। जो आपने डॉट लाइन या गहरी लाइन के द्वारा विभिन्न वक्रों को आपने दर्शाया है, उनका क्या अर्थ है, ये संकेत किसको बता रहे हैं, यह भी बिंदु रेखीय पत्र पर एक कोने में दर्शाए जाने चाहिए, जिससे समझने में आसानी हो। धन्यवाद।